अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब व कामरान करे। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 4 सॉलिड पोर्शन का प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ज्योमेट्रिकल शेप है। जियोमेट्रिकल शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनकी डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। इनकी डेफिनिट फिक्स, या इसको बेहतर है हम लिख देते हैं स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, जो पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनसे मिलकर क्रिस्टलाइन सॉलिड बन रहा है, वो एटम्स हो सकते हैं, वो आयंस हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हों, आयंस हों या मॉलिक्यूल्स हों, आर अरेंज्ड रेगुलरली थ्री डायमेंशनल। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर वो रेगुलरली थ्री डायमेंशनल पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पेसिफिक या डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि जो NaCl है इसकी ज्योमेट्रिकल जो शेप बनती है वो क्यूबिक है। ये हमेशा क्यूबिक ही बनेगा। इसी तरह ग्रेफाइट की जो है ये हेक्सागोनल है। इससे पिछले लेक्चर में हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था। उसमें हमने यही बात की कि कुछ जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी क्यूबिक शेप बनती है, जिसको हमने कटोम हार्ट के नाम से याद किया था। टेट्रागोनल है, ऑर्थोहोम्बिक है, रोहम्बिक है, हेक्सागोनल है, ट्राइक्लिनिक है, मोनोक्लिनिक है। एक स्पेसिफिक ये अरेंजमेंट होने की वजह से जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी स्पेसिफिक रेगुलरली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होने की वजह से ये एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप देते हैं। जैसे कि वो क्यूबिक हो सकती है, वो टेट्रागोनल हो सकती है, जो हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, कोई एक ज्योमेट्रिकल शेप वो बना सकते हैं। अब हर जो हमारे पास क्रिस्टल बनेगी, जो भी हमारे पास क्रिस्टल बनेगी उसके अंदर जो फेसेस होते हैं, उसके अंदर जो एंगल्स होते हैं, जो साइड्स होती हैं, वो स्पेसिफिक पॉइंट्स पे बनती हैं, वो चेंज नहीं होती। उनके अंदर इंटरफेशियल एंगल जो है वो भी स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि क्यूबिक शेप जो मेरे पास बनी थी वो ये बनी थी। इनमें ये वाली साइड्स थी जो कि हमने यूनिट सेल के अंदर पढ़ा। वहाँ पे ये हमने पॉइंट्स देखे कि ये ABC जिनको नाम दिया था ये साइड थी या फेसेस थी, और उसी तरह उनके बीच में जो एंगल बन रहा था उन्हें हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। इसको समझने के लिए आप सादा ये समझेंगे कि जैसे हमारे पास रूम है, तो इस रूम के अगर हम फेसेस की बात करें, जिस तरह ये मैं खड़ा हूँ, ये एक फेस बन गया दीवार का, उसके सामने वाली दीवार
पे भी एक फेस बनता है, साइड पे भी एक फेस बन गया, इस साइड पे भी एक फेस बन गया, ऊपर छत पे रूफ पे भी एक फेस बन गया, एक जो साइड या फेस बन गया जो हमारे पास बॉटम फर्श बनता है। तो ये डिफरेंट फेसेस बनते हैं जिनको हम डिफरेंट साइड्स कहते हैं। तो ये कितनी बनेगी 1 2 3 4 5 6 फेस बनेंगे अगर हम अपने रूम की बात करें जहाँ पे हम रह रहे हैं। इसी के साथ मैं एक और पॉइंट पे बात करूँ कि ये एक यूनिट सेल जब रिपीट होता है तो एक कंप्लीट क्रिस्टल बनती है। अब आपने ये समझना है कि इसी के साथ जब ये एक यूनिट सेल इसके साथ एक और जब यूनिट सेल जुड़ेगा तो इस यूनिट सेल के जो फेस है और जो आगे बनेगा उसके जो फेस के साथ जो एंगल बनेगा उससे हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल। ये जो हमारे पास क्रिस्टल बनती है उसमें जो इंटरफेशियल एंगल हैं और उसके साथ जो इंटरफेसेस हैं, साइड्स हैं, ये क्या होती हैं, डेफिनेट होती हैं। इन क्रिस्टल इंटरफेस जिसको क्या बोलते हैं, साइड एंड इंटरफेशियल एंगल्स आर डेफिनेट। ये स्पेसिफिक हैं, ये चेंज नहीं होते। अब जब हम बात करेंगे कि इस जो हमारे पास स्पेसिफिक शेप बनती है, हम किसी क्रिस्टल को भी अगर ग्राउंड कर लेते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में लेके जाते हैं, तो उस केस में उसकी इंटरफेसेस साइड और जो एंगल्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। उसकी शेप जो है वो चेंज किसी सूरत में नहीं होगी, बेशक हम उसको ग्राइंड कर दें, पाउडर कर दें। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं, इंटरफेशियल एंगल्स इंटरफेशियल एंगल्स एंड साइड्स रिमेन सेम। हम इनको, ये जो इंटरफेशियल एंगल हैं या साइड्स हैं ये चेंज नहीं होंगी। बेशक हम क्रिस्टल को क्या कर देते हैं, क्रिस्टल को ग्राउंड कर देते हैं, पाउडर बना देते हैं, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, स्पेसिफिक है। दूसरी हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो कि हमारे पास क्या है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ये पॉइंट ऑलरेडी जब हमने क्रिस्टलाइन ये चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड, उसमें मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर जो NaCl है ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 801 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ NaCl की। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब भी यही है कि जब तक हम इस टेम्परेचर, ये जो NaCl है इसको 801 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं देंगे, ये किसी कंडीशन में भी मेल्ट नहीं होगा। बेशक हम टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस भी रख रहे हैं तभी भी जो हमारे पास NaCl है वो मेल्ट नहीं होगा। और दूसरा शार्प का मतलब क्या है कि जब इसको हम वो टेम्परेचर मिलेगा जो जिस टेम्परेचर पे इस NaCl ने, जो साल्ट है हमारे पास, इसने मेल्ट होना है, वो टेम्परेचर कितना है, 801 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही ये टेम्परेचर अचीव होगा तो ये जो हमारे पास NaCl है ये मेल्ट होके एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट क्रियल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, किसी और बीच में दरमियानी टर्बिड फेज में नहीं जाएगा। ये हमने पॉइंट जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 के अंदर लिक्विड क्रिस्टल, उसमें भी ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी प्रॉपर्टी यही है कि ये शार्प मेल्टिंग पॉइंट देते हैं। जैसे ही जिस टेम्परेचर पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ने मेल्ट होना है उस टेम्परेचर पे ही
जितना वो टेम्परेचर है उतना ही उसको टेम्परेचर मिलेगा तो वो मेल्ट होगा, और जैसे ही वो मेल्ट होगा वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, बीच में कोई और इंटरफेस जो है वो ऑब्टेन नहीं करेगा। इसका अगर हम टेम्परेचर दे रहे हैं ना 800 डिग्री सेल्सियस, तो इस पे भी ये मेल्ट नहीं होगा। और इसी के साथ हमने ये भी पॉइंट देखा था कि ये इनकी स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन होता है किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन में हम यही बात करते हैं कि किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। फर्स्ट हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप, दूसरा जो है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट की हम बात कर रहे थे। तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास है क्लीवेज। क्लीवेज या इसे हम बोलेंगे क्लीवेज प्लेन। क्लीवेज का अगर आप लफ्जी मीनिंग की तरफ जाएं तो इसका मतलब होता है तोड़ना या टूटना। अब आप लोगों को पता है कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, इसके ऊपर अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो हमारे पास ये फिनोमिना है और ये प्लेन है। मैं इसको समझाने के लिए यूँ करता हूँ। हमें पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके अंदर पार्टिकल्स रेगुलरली 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट के साथ जुड़े होते हैं। मेरे पास ये लेयर बन रही है किसकी, पार्टिकल्स की। अच्छा, अब लेयर्स के केस में अगर हम इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, किसके ऊपर, ये जो हमारे पास सॉलिड पड़ा है, यहाँ से मैं एक प्लेन गुजार रहा हूँ, इस प्लेन पे मैं अगर यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ, कौन सी, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, एक्सटर्नल फोर्स, उसके रिजल्ट में ये लेयर जो ऊपर लेयर है ये सेपरेट हो जाएगी और नीचे वाले जो लेयर्स हैं ये इस तरह ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमने यूं ब्रेक किया है, ब्रेकेज ऑफ, अब देखो ब्रेकेज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स, जो उसकी स्मॉलर क्रिस्टल बनेगी उसमें उसका ब्रेक होना, इसे हम बोलते हैं क्लीवेज। और द प्लेन एट विच द ब्रेकेज ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स इज नोन एज क्लीवेज प्लेन। ये जो हमने पास किया इसे हम बोलेंगे क्लीवेज प्लेन, और इस फिनोमिना का नाम क्या दिया जाता है, क्लीवेज, टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो इसे हम यही बोलेंगे द ब्रेकिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स। अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये कुछ यूँ बनेगा, द ब्रेकिंग ऑफ crystalline solid into smaller identical crystals, जो स्मॉलर वही आइडेंटिकल क्रिस्टल्स, द ब्रेकिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड into smaller identical crystals due to applying या due to external pressure या force। इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, क्लीवेज। आगे हम इसको अगर हमने डिफाइन करें ना क्लीवेज प्लेन को, द प्लेन एट विच, आपने खुद अब डेफिनेशन बना लेनी है, द प्लेन एट विच क्या बनेगी, द प्लेन इन विच अ क्रिस्टलाइन
solid can be broken into smaller, किसमें, identical crystals is called क्लीवेज प्लेन। जैसे ये मैंने एक प्लेन पास करवाई थी, इसको मैं नाम दे दूंगा क्लीवेज प्लेन का। जिस प्लेन पे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल में ब्रेक हो रहा है, उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज प्लेन। द प्लेन इन विच a crystalline solid can be broken into smaller identical crystals is known as cleavage plane। और इस फिनोमिना को और इस मैकेनिज्म को जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड के ऊपर अप्लाई करते हैं तो फिर द ब्रेकिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू स्मॉलर आइडेंटिकल क्रिस्टल्स ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, दिस इज नोन एज क्लीवेज। अब ये क्लीवेज जो है ये खुद एक एनस्ट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जब हम एनस्ट्रॉपिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि वो किस तरह ये एक एनस्ट्रॉपिक प्रॉपर्टी है। व्हाट इज मेंट बाय एनस्ट्रॉपिक प्रॉपर्टी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। एनस्ट्रॉपिक प्रॉपर्टीज, एनस्ट्रॉपी ये एक मैकेनिज्म का नाम है और एनस्ट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है और इसी को, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, एनस्ट्रॉपी। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी या केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। सच फिजिकल प्रॉपर्टीज़, सच physical properties of crystalline solids that depends upon direction, उनको हम बोलते हैं एनस्ट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। और इस फिनोमिना का एंड द फिनोमिना एंड द मैकेनिज्म एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एनस्ट्रॉपी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर हम डिस्कस नहीं करते। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल कंपोजिशन, वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। हाँ, जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये चेंज होती हैं डायरेक्शन के साथ। इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये क्या है, इसमें थर्मल एक्सपेंशन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, और क्लीवेज। ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। और अब हम अगली बात की तरफ आते हैं कि एनस्ट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ ये चेंज किस तरह होती हैं। हमें पता है कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है किसी भी सब्सटेंस की, ये मास पे डिपेंड करती हैं और मास के चेंज होने से जो अरेंजमेंट पे ये डिपेंड करती हैं और ये मास पे डिपेंड करती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। तो क्योंकि जब मास चेंज होगा तो उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज होंगी और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। इसकी एग्जांपल को ये मैं क्लियर करने से पहले ये आपको बता देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इनमें ये पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं।
अच्छा, ये हमारे पास कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें ये पार्टिकल्स की अरेंजमेंट की बात हो रही है। इस पॉइंट को समझने के लिए अगर आप लोग ऑब्जर्व करेंगे या अब देखेंगे, मैंने ये एक डायरेक्शन लगाई, इसी तरह आगे प्लेन चलती जा रही है, ये एक डायरेक्शन है, और इसी तरह यहाँ पे हम एक और डायरेक्शन की भी लागू कर देते हैं, जैसे ये डायरेक्शन है। अब इस डायरेक्शन के अंदर जो पार्टिकल्स की तादाद है, हमने कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी पोजीशन फिक्स है किसके अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। जब वो एक ज्योमेट्रिकल शेप बनाते हैं, जब वो 3D अरेंजमेंट करते हैं। अब इसमें जब पार्टिकल्स की तादाद आ रही है, इस डायरेक्शन में वो 4 है, 1 2 3 4, आगे अगर इसी तरह पार्टिकल्स अरेंज होते जाएंगे ये 5 है आगे, और जब आगे बढ़ते जाएंगे या नीचे जब आते जाएंगे तो उनमें पार्टिकल्स की तादाद जो है वो चेंज होती जाएगी। इस चीज़ को समझने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उस एग्जाम्पल से आपका ये पॉइंट जो है वो बहुत अच्छे वे में क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को पता है हमारे पास खेत होते हैं सब्जियों के, इसी तरह फलों के, हम बाग के होते हैं, जैसे कि किन्नू के बाग हैं, मैंगो के फ्रूट्स या दरख्त जब लगाए जाते हैं, अमरूद के दरख्त लगाए जाते हैं, मुख्तलिफ बाग लगाया जाता है। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये सबको पता है कि उनमें जब प्लांट्स की जो ग्रो करवाए जाते हैं वो उनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन बनती है, वो एक तरतीब के साथ, अरेंजमेंट के साथ हम उनको जोड़ते हैं। और इसी तरह अगर हम एक चारे की बात करें, गंदम के खेत की बात करें, राइस के खेत की बात करें, तो उसमें जो प्लांट्स हैं उनकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती। आप उस खेत के बाहर से जाके जिस तरफ से देखें आपको पूरा खेत हर एक जैसा नज़र आएगा। लेकिन जो खेत फ्रूट का है, जैसे वो किन्नू का खेत है, ऑरेंज का खेत है या गवा का खेत है, वहाँ के उस खेत के बाहर जाएं, आप एक कोने पे जाके खड़े होंगे तो वो एक लाइन और बन रही होगी, उसी तरह वो दूसरी लाइन और बन रही होगी, तीसरी तरफ वो लाइन और बन रही होगी, और हर लाइन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। और जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद डिफरेंट होगी और उस डायरेक्शन के अंदर जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद डिफरेंट है, उनका मैस क्या होगा, डिफरेंट होगा, और जब मैस डिफरेंट होगा तो उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट होंगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डिफरेंट होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएंगी। अब इसी को जो हमारे पास, क्योंकि जब अब ये पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में जुड़े होते हैं 3 डायमेंशनल, उस हर डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद डिफरेंट है तो उसकी वजह से उनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो चेंज हो जाएंगी, और उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के चेंज होने से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, वो डिफरेंट हो जाएंगी, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम रहेंगी। आपको ये पिछले जब हम बात कर रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड की, उसमें भी ये हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो हमारे पास ग्रेफाइट है उसके अंदर जो एटम्स हैं वो लेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं। मैं यूँ कहता हूँ कि उनमें पार्टिकल्स की जो लेयर्स बनती हैं वो पैरेलल लेयर्स हैं। वो किस डायरेक्शन में है, पैरेलल लेयर्स हैं। अब उन पैरेलल्स के लेयर्स के अंदर अगर वो जो ग्रेफाइट है, जब वो पैरेलल लेयर्स में है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है। जब वो लेयर्स परपेंडिकुलर हो जाए, उनकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो जाए, तो फिर ये जैसे ये है, अब यूं है तो अब ये पैरेलल है, जैसे रेल की पटड़ी है, जब दो गाड़ी के जो टायर होते हैं उनके दरमियान फासला हमेशा सेम रहता है और वो एक दूसरे को कट कभी नहीं करते, उनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो इजीली हो सकता है। इसी तरह उस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की वजह से वो ग्रेफाइट का रोल जो है वो कंडक्टर है। जब उसकी लेयर्स जो हैं, जो एटम के लेयर्स हैं वो
पैरेलल डायरेक्शन में होंगी। जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, यूं देखें ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वो 90 का एंगल बना रही है। अब यहाँ पे जब 90 का एंगल बना रही है, जैसे ये 90 का एंगल बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करके जब आएगा तो उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से आगे तो वो उसको मूव करने के लिए रास्ता ही नहीं मिलेगा, वो रुक जाएगा। इस वजह से वो क्या हो जाएगा, नॉन कंडक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो कौन सा बनता है कि जो हमारे पास ग्रेफाइट है इज़ अ कंडक्टर, ग्रेफाइट कंडक्टर है, क्यों है, वाई ग्रेफाइट इज कंडक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट क्वेश्चन बनता है कि वाई ग्रेफाइट इज कंडक्टर, रीज़न। और दूसरी बात, जो डायमंड है वो इंसुलेटर है, वाई। तो इसमें ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है कि जो डायमंड है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और जो ग्रेफाइट है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और यहाँ पे भी बात अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो अगर उसकी लेयर्स परपेंडिकुलर हैं तो फिर ग्रेफाइट इटसेल्फ एक नॉन कंडक्टर है। ग्रेफाइट कंडक्टर तब बनता है जब उसकी लेयर्स किस डायरेक्शन में होंगी, पैरेलल डायरेक्शन में होंगी, तो देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, जिसकी वजह से जो ग्रेफाइट होगा वो कंडक्टर होगा। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की जो हमने बात लिखी थी, ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है किसमें, ग्रेफाइट के अंदर। इसी तरह क्लीवेज के अंदर हमने बात की थी, क्लीवेज में भी यही है। अगर हम ये जो लेयर बन रही थी ना, इस लेयर के ऊपर, अगर इस लेयर के ऊपर हम, या ये जो प्लेन हमने पास करवाई है इसके ऊपर यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर लेयर ब्रेक होगी। अगर मैं इसकी बजाय ये कोई और यूं दरमियान ऐसे करके कोई प्लेन पास करवाता हूँ तो इस पे उसका ब्रेक होना पॉसिबल नहीं होगा, तो ये अब इस डायरेक्शन में वो ब्रेक नहीं होगी। तो इसलिए क्लीवेज जो वो तोड़ना है वो एक खास डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, एक स्पेसिफिक वे के अंदर, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का ब्रेक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए क्योंकि ये भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो वो जो लेयर्स हैं वो सेपरेट होंगी, अदरवाइज सेपरेट नहीं होगी। तो ये खुद एक क्लीवेज जो है ये एक एनोस्ट्रोपिक प्रॉपर्टी है, वाई। तो ये भी आपने इसके अंदर आपका आंसर जो है वो हो गया है। अच्छा, अब जो सब्सटेंस ये एनोस्ट्रोपिक प्रॉपर्टीज देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनोस्ट्रोप। उसे हम क्या बोलेंगे, एनोस्ट्रोप। सच सब्सटेंसेस which show the anisotropic properties, anisotropic behavior is called एनोस्ट्रोप। इसकी एग्जांपल में कैसे होगा, जैसे ग्रेफाइट है, उसने एनोस्ट्रोपिक प्रॉपर्टी दी है तो वो एनोस्ट्रोप है, और डायमंड जो है वो एनोस्ट्रोप नहीं है, जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉप्स। स्टूडेंट यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लें, फिर अगले पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। इसमें हमारे पास ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ ग्रेफाइट इज़ एनोस्ट्रोपिक प्रॉपर्टी। वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि जो ग्रेफाइट हैं उनके अंदर जो एटम्स हैं वो पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं, और पैरेलल डायरेक्शन होने की वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होने की वजह से ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर हो जाती है, जबकि डायमंड जो है वो इंसुलेटर है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, उसके अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और उनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। पहली बात, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो वो नॉन कंडक्टर है। और इसमें भी आपने ये पॉइंट हर सूरत में लिखना है कि जो हमारे पास ग्रेफाइट है ये कंडक्टर तो है ओनली इन सच अ वे व्हेन द लेयर्स आर इन पैरेलल डायरेक्शन।
जब पैरेलल डायरेक्शन में होंगी तो देन इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो पॉसिबल होगा। जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन होंगी, ये लेयर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगी तो देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है और जो करंट है वो कंडक्ट नहीं होगा। और वो प्रॉपर्टीज़, इसके साथ ही आगे चलते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। जी, अब ये एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ या एनिसोट्रॉपी था, इसी के साथ हम चलेंगे आइसोट्रोपिक, वो भी देख के फिर हम अगली जो है उसके ऊपर जाएंगे। आइसोट्रॉपी या आइसोट्रोपिक properties, such properties which do not depend upon the direction, such properties which do not depends upon direction are called, जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती हैं उन्हें हम एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ का नाम देते हैं, और जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़। इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या है, जैसा कि मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट एक्स्ट्रा, और वो कंपाउंड या वो सब्सटेंस जो आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज़ पोसेस करता है उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोट्रोप। और वो सब्सटेंस जो एनिसोट्रोपिक बिहेवियर देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनिसोट्रोप। तो आइसोट्रोप क्या बनेगा, such substances which possess, क्या कौन सी चीज़ पोसेस कर रही है, which possess the isotropic properties are called isotropes, उन्हें हम आइसोट्रोप्स कहते हैं। यहाँ तक हमारा एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं सिमेट्री। सिमेट्री